हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। तो जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग भाई, जल्दी से जुड़िए। काफ़ी दिन हो गया है हम लोगों का संपर्क हुए, बीच में 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाया है, इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, समस्याएं दोस्तों सबके जीवन की एक अंग होता है। ठीक है भाई, खैर कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ सही है। अब मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए डेली आता रहूँगा और वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोग तैयार हैं सर, बताइए एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। शुरू किया जाए, अगर शुरू किया जाए तो बताइए, सब लोग कमेंट करिए जल्दी से। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे भाई। इतना आप लोग देखते, इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करिएगा। जो बच्चे नए अभी जुड़े हुए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं किया जाएगा, हम बात करते हैं कल के उन प्रश्नों का। इसके पहले जो हमने क्लास लिया था उसमें हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले मैं होमवर्क के ही प्रश्न आप लोगों के बीच में ले रहा हूँ। देखिए ये प्रश्न था, यदि एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ा जाता है तो वह 6 हो जाता है, वह संख्या क्या है। इफ 5 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ नंबर इट बिकम्स 6, दैट इज व्हाट इज दैट नंबर्स। यानी सिंपल सी बात है, यदि एक संख्या के दोगुने में, एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या क्या है, यक्स है। एक संख्या क्या मान लेते हैं, यक्स है। अगर इस संख्या के दोगुने में, इसका दोगुना क्या कर देंगे, 2x हो जाएगा। अगर इस संख्या के दोगुने में जब 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ते हैं, तो वह संख्या 6 हो जाती है। तो एक संख्या किसके बराबर हो जाती है, 6 हो जाती है। तो संख्या पूछा गया है, यानी यक्स का मान आपको यहाँ से निकाल देने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर 5 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस है तो माइनस, यानी 6 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 0.5 होगा। यानी तीसरा जो ऑप्शन है यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है भाई, आप लोगों का भी यही आया होगा। जो लोग नहीं लगाए थे आप लोग देख लीजिए कैसे लगाना था, समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेट के पहले क्वेश्चन के साथ से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। चलिए भाई, तो इसको आप लोग पढ़िए। और एक बात और मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे कहते हैं सर बाइलिंगुअल, तो ध्यान से समझिएगा। बाइलिंगुअल दोस्तों हम उस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मजबूरी है, समस्या है, समझने का प्रयास करिए। लेकिन जैसे ही समस्याओं का समाधान होता है, मैं आप लोगों के बीच में बाइलिंगुअल ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि हिंदी वाले बच्चे, अंग्रेजी वाले बच्चे दोनों ही अच्छे से पढ़ाई कर सकें और तैयारी कर सकें। भाई एक बात और समझ लीजिए आप लोग, इसका PDF आप कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई। PDF के लिए आप क्या करना है, आपको PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना है, रोजगार विथ प्रमोद। उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें सारा PDF डाला गया है, सब आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे रहा हूं, तो वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा फास्ट आप लोग आंसर बताते रहें। पेपर पेन लेकर बैठिए, आप बैठा करिए दोस्तों। पेपर पेन लेकर बैठेंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। जब तक आप नहीं लगाएंगे ना भाई, तब तक सवाल को पढ़ने का मतलब नहीं निकलेगा। आप पहले सवाल लगाइए, चाहे सवाल लगे या न लगे वो बात की बात है, लेकिन पहले प्रयास करिए आप। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। हम मान लेते हैं कि एक आम का दाम 1 रुपये है, बात क्लियर है। 400 आम का दाम कितना होगा, 400 रुपये। 320 आम का दाम कितना होगा, 320 रुपये। सीजनी ये फल है दोस्तों, समय भी आ गया है इसका। तो यहाँ पर बोला गया कि 400 जो आम है, 400 रुपये का आम, इसका जो CP यानी क्रय मूल्य है वह किसके बराबर है, तो किसके बराबर है,
320 आम के विक्रय मूल्य के यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आप CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। तो CP और SP का रेशियो कितना आएगा बताइए। CP का रेशियो इधर वाला, SP का रेशियो इधर वाला। ठीक है, तो CP का क्या हो जाएगा 320, SP का क्या हो जाएगा 400। ठीक, इसका निकालेंगे अनुपात, निकाला जाएगा अनुपात। 0 से 0 ये कैंसिल, 8 से अगर काटेंगे तो 8 चौको 32, 8 पंजे 40। ठीक है, अब 4 का सामान 5 में बिका है, कितने का फायदा, लाभ कितने का 1 का। कितने परसेंट का लाभ पूछा गया है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 4 अनुपात, तो 1/4 ये एक भिन्न बन गया। अब किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना करेंगे, यहाँ पर 25 चौका 100, तो 25% इसका सही जवाब आएगा। कितना आएगा 25%, ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर है, समझ में आया, बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी है बताइए इसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर करिए सब लोग भाई, जल्दी से बनाइए इसको। अब बच्चे आप लोगों से मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए, मैथ के यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 15 ही क्वेश्चन आपका साइंस का आएगा। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर, तो 15 क्वेश्चन साइंस भी आएगा आपके पेपर में। तो इन दोनों पर हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, मैथ और साइंस दोनों पर। अभी फिलहाल में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और बस जल्द ही आपको साइंस का भी रेगुलरिटी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और जो बच्चे रेलवे के लिए प्रिपेयर हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, RRB ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस करा रहा हूं। बहुत जल्द ही शुरुआत कर देंगे दोस्तों। करा रहा था लेकिन थोड़ा सा समस्या आने की वजह से उसको मैं रोक दिया हूं। बहुत जल्द ही 2 दिन में आपका एक प्रॉपरली तरीके से प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगे। सभी मैथ का होगा और साइंस का चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों रेलवे के लिए मैथ और साइंस, साथ ही साथ दोस्तों रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पर बहुत मैटर रखता है। ये तीनों ही यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी रेलवे के लिए भाई आप लोग भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कहा गया कि मान ज्ञात कीजिए 1500 प्लस 600 का 30%। तो 1500 प्लस 600, 15 6 21, तो ये हो जाएगा 2100। इसका 30% का माने गुना होता है, 30% हटेगा, नीचे 100 सटेगा। ठीक, अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 21 या 63 यानी 630 आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितना आएगा भाई 630, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है। सब लोग उत्तर बताएंगे इसका, सब लोग उत्तर बताइए भाई जल्दी से। त्रिभुज से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों आपको मैं एक बात कंफर्म कर देता हूं कि ये परिमाप जो होता है ना, परिमाप का फार्मूला रखते हैं। लेकिन दोस्तों परिमाप होता क्या है, पहले अगर आप ये जान जाते हैं तो फार्मूला आप कतई कभी नहीं रटते। परिमाप मतलब होता है दोस्तों टोटल दूरी। जैसे एक बात बताइए, ये एक त्रिभुज है, ये एक क्या है त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका परिमाप पूछा जाएगा। अगर ये त्रिभुज का परिमाप पूछा जाएगा, मान लेते हैं इसका भुजा ये साइड A है, ये B है और ये C है, तो इसका परिमाप क्या होगा भाई। परिमाप का मतलब टोटल दूरी। मान लीजिए आपने चलना शुरू यहाँ से किया, यहाँ से, अब यहाँ चलते 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 यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ से पहुँचने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ पर चलेंगे, फिर यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर चलेंगे। आपने तीनों दूरियाँ कवर की हैं, जो टोटल दूरी बन के आती है दोस्तों वही आपका परिमाप होता है। किसी भी फिगर का परिमाप निकालेंगे तो टोटल दूरी ही परिमाप होता है। जैसे मान लीजिए अब इसका फार्मूला क्या बनाएंगे बताइए। अगर ये पंचभुज है तो इसका फार्मूला क्या बनाएंगे भाई। अगर आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ से चलिए, इसका परिमाप निकालना है तो क्या निकालेंगे, यहाँ से चलेंगे अगर, तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी, ये सभी क्या हैं परिमाप हो जाएंगे। ठीक है, सबको जोड़ेंगे वही परिमाप होता है। तो परिमाप का मतलब टोटल दूरी होती है। ठीक है,
परिमाप मतलब क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस। बात क्लियर है? आइए सवाल को पढ़ते एक बार, उसके बाद आंसर देते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात 12, 13, 15 है तो सबसे लंबी भुजा बताइए दोस्तों क्या होगा। अब भाई सबसे लंबी भुजा यहाँ पर क्या है? 15 है। सबसे लंबी भुजा 15 है। अब 15 है तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा 15 से कटने वाला होगा। ठीक है, 15 से कटने वाला होगा। ठीक है, 15 से कटने वाला होगा, या तो आप 15 से भाग देकर चेक कर लीजिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभी दो दो ऑप्शन कटने लगते हैं तो मामला जाता है गड़बड़ाए। तो आप क्या करिए, मेथड लगाइए। देखिए परिमाप क्या है? 600 मीटर। ठीक है, अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे तो 12 + 13 + 15, तो 12 और 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25, 25 और 15 क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, 40। तो 40 अनुपात का मान दिया गया है कितना? 40 ही अनुपात का मान दिया गया है कितना? तो 40 अनुपात का मान दिया है 600। ठीक बात, 600 दिया गया है। अब इसको काटेंगे, एक अनुपात का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर एक अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 15 चौको 60, यानी एक अनुपात का मान कितना आएगा? 15। अगर एक अनुपात का मान 15 आया तो हमें तो सबसे लंबी भुजा का मान निकालना है, 15 अनुपात का मान निकालना है। तो एक अनुपात का मान 15 है तो भाई 15 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 15 × 15। तो 15 × 15 मतलब 225। कितना आएगा भाई? 225 मीटर आएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं, बाकी हम आगे चलते हैं। और मैं पूरा ही विश्वास करता हूं कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। नाव धारा वाला प्रश्न है, नाव धारा वाला यह प्रश्न है दोस्तों। चलिए, इसमें कहा गया कि एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 6 घंटे समय लेती है। क्रमशः स्थिर पानी के नाव की गति और धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब भाई देखिए, यहाँ पर दो बातें आपको समझना पड़ेगा। ये अनुकूल का मतलब क्या होता है और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों समझिए, अनुकूल माने होता धारा के दिशा में चलना। जैसे मान लीजिए धारा का दिशा इधर है और नाव इधर चल रही है, नाव भी इधर चल रही है, तो इसको हम कहेंगे अनुकूल दिशा। लेकिन अगर नाव इधर चली और धारा इधर चल रही है तो इसको कहेंगे प्रतिकूल दिशा। तो अगर जब अनुकूल दिशा की बात किया जाएगा उस समय चाल जुटता है, सापेक्ष चाल जुटेगा। प्रतिकूल दिशा में चाल घटता है, सापेक्ष चाल घटेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं b + w का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर b + w का मान कितना होगा? भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो 9/2 कर देंगे, यहाँ से 9/2 कर देंगे। ठीक है, 9/2 का मतलब 4.5 आ जाएगा। 4.5, इसका सापेक्ष चाल कितना आएगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत चलेंगे तो b - w हो जाएगा। b - w, चाल घटेगा तो सापेक्ष चाल ये होगा। वही 9 किलोमीटर की ही दूरी को चलने में 6 घंटे का समय लेता है, तो 6 से भाग कर देंगे, इतना 40 का आएगा। यहाँ पर काटेंगे, 3 से 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब आपको निकालना है स्थिर पानी में नाव की चाल, यानी b का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? b का मान निकालना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 4.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो कितना? 3 हो जाएगा। w यानी धारा की चाल निकालना है, दोनों को घटा के 2 से भाग। यहाँ पर घटाएंगे तो अगर 4.5 में से 1.5 घटाते हैं तो कितना बचने वाला है बताइए? 3 बचेगा। 3/2 का मतलब 1.5 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.5। तो 3 और 1.5 इसका राइट आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए भाई, अब इस सवाल को बनाइए जल्दी से, फास्ट करिए तो जल्दी से भाई, करिए भाई, सब लोग करिए। अग्निवीर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं ना भाई, आप लोग आंसर देते रहें।
और आपके भी सगे संबंधी जितने भी आसपास पड़ोस में हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए भाई, बता दीजिए कि हाँ अब यहाँ से पढ़ाई हो रही है, धुआंधार ताबड़तोड़ प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो भाई अगर आप लोग छूट गए ना पीछे, तो आप लोगों का ये जो सिलेबस है ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा जल्दी। इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं स्ट्रेटेजी बता दूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जानना है कि आपकी परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ये समझ गए कि लेवल हमारा क्या रहने वाला है, तो आपको तैयारी करने में आसान हो जाएगा। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है भाई, हाँ जी, देखेंगे इस सवाल को। शब्द ARISE के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, गौर से समझिएगा। विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसको हम कह सकते हैं n फैक्टोरियल तरीकों से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने फैक्टोरियल, मान लीजिए n संख्याएं हैं, तो इसको आप कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो n फैक्टोरियल तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब ये इसमें n क्या भाई, इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, तो कितने अक्षर हैं इसमें 5, तो आप कहेंगे सर इसको हम 5 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है, बताइए। पहले आप ये बताइए कि इसमें कहीं दिक्कत है आप लोगों को। चलिए भाई, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, यहाँ पर आप गुना करेंगे घटते क्रम में, 5 से शुरुआत करना है, 1 तक जाना है। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 5 चौको 20, 3 60, दूना 120, एक कम 120। तो ये 120 तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत, बताइए। अच्छा चलिए, जैसे अगर मैं लिख दूं दोस्तों APPLE, अच्छा छोड़िए, चलिए भाई इसको छोड़िए, आप मेरा नाम लिखिए यहाँ पर PRAMOD। अब बताइए कि इन अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। सेम यही फंडा लगाना है, यही तरीका आपको लगाना है। बताइए इसको कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, कमेंट करके उत्तर बताएंगे सब लोग। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग भाई। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6वां। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक बात बताइए, परिमेय संख्या क्या होता है भाई? परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो Q है दोस्तों, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट में 2 लिखा गया, एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर अंडर रूट में 3 लिखा गया, क्या है, अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बार बताइए, अंडर रूट में हमने 9 लिखा, 9, बताइए अंडर रूट में 9 ये परिमेय है कि अपरिमेय है? आप कहेंगे सर 9 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, 3 आ जाएगा। और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 3/1 इसको लिख सकते हैं। ठीक, जिसका अंडर रूट में मान नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और जिसका निकल जाएगा, परिमेय संख्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, 0 की बात करते हैं। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ बोला गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, अगर उसका गुणा करते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ से समझने का कंसेप्ट समझिए दोस्तों, कंसेप्ट क्या है। एक संख्या 1 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसमें हमने गुना कर दिया अंडर रूट 2 से। अंडर रूट 2 क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये तो अंडर रूट 2 ही आएगा। और अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी आपने देखा सर कि अगर हमने परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या में किया, तो फाइनली जो रिजल्ट आया है वह क्या आया है, अपरिमेय संख्या आया है। ठीक, चलिए अब हमने कहा सर हम यहाँ पर 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। अगर 0 का गुना आप अंडर रूट 2 में कर देंगे तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा।
और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपने इस बार देखा कि सर हमने तो परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या में किया तो परिमेय संख्या आ गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर कभी भी याद रखिएगा परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या में करते हैं तो कभी परिमेय संख्या आएगी और कभी अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, कभी परिमेय संख्या आएगी तो कभी अपरिमेय संख्या आएगी। पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि हमेशा एक पूर्णांक होगा, नहीं ये तो गलत है। हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा, नहीं ये अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय आएगा, ये बात तो कन्फर्म है, ये बात सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा, नहीं ये भी गलत है। कभी परिमेय आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है। आपके सामने है सारा कुछ, समझ में आ गया। चलिए भाई देखिए, समय का ध्यान मत दीजिए कि समय कितना लग रहा है, भाई आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात आप लोग हमें बताइए। चलिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। 31 है, 7 है, 25, 13, 9, 19, 19, 13। देखिए यहाँ पर क्या आने वाला भाई, यहाँ से देखिए समझिए, 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13। अब यहाँ पर अल्टरनेट देखिए, कितने की कमी हुआ, 6 का। यहाँ से कितने की कमी, 6 की। यहाँ से कितने की कमी, तो 6 की। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आने के लिए आप इस पर आइए, 13 प्लस 6 सॉरी 7 प्लस 6 कितना, 13। 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 19। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे 6, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25। तो अगली संख्या जो आएगी वह क्या आ जाएगी भाई, 25 आएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस सवाल को बनाइए भाई, इसको बनाइए आप लोग। और अभी तक आप लोगों का भाई लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, तो लाइक तो बढ़ा दीजिए आप लोग। बताइए, इतना मेहनत करने के बावजूद भी अब भाई आप लोगों को क्या दिया जाए। अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कितने बन पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, किस चैप्टर में दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके बताइए। हालांकि दोस्तों मैं इसके बाद जब ही ये सेट समाप्त होते हैं तो आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों गणित। मेरा मकसद ये है दोस्तों, आपके एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन गणित के पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अग्निवीर की अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम का अग्निवीर से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए यह बेहतर है। ठीक है, चलिए डाउट मत रखिए कि आप कलर की तैयारी कर रहे हैं, क्या कलर में काम करेगा, सर बिल्कुल काम करेगा, यही गणित उसमें भी आना है। आइए यहाँ पर एक बहुभुज की 44 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या बताइए। भाई विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर डायगोनल लिखेंगे, डायगोनल मतलब विकर्ण, n-3 अपान 2 होता है। ठीक, चलिए विकर्णों की संख्या यहाँ पर दिया गया है 44, यानी d का मान दिया गया है कितना, 44। ठीक, यहाँ से n-3 बटे 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए, अगर आप इसको हल करते हैं, अगर आप इसको दोस्तों हल कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण बनेगा। लेकिन द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, आपको ऑप्शन का सहायता ले लेना है। इसमें से कोई ना कोई एक यहाँ पर भुजाओं की संख्या होगी सही, तो आपको बारी बारी से चेक करना है, जिस पर 44 विकर्ण बन जाएंगे वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर भुजाओं की संख्या 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 में से 3 गया तो बचेगा 7 बटे 2, 2 से काटेंगे 5 बार 7, 5 35, 44 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब 10 इसका राइट आंसर नहीं होगा। 10 जो है दोस्तों राइट आंसर नहीं है। 12 पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 12
12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 9 छक्का 54। ये भी विकर्णों की संख्या 54 आ रही है, हमें लाना कितना है भाई 44 लाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आते हैं 11 पर, तो यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, बटे में कितना 2, 2 से काटेंगे 4 बार में 11 44। बात यहाँ से सेट हो गई, देखिए बात यहाँ से सेट हो गई दोस्तों। 44 बन रहा है नहीं बन रहा है, 44 बन रहा है, 44 लाना भी था, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर है, समझ में आ गई आप लोगों को। तो ऐसे सवाल जब आते हैं दोस्तों ऑप्शन का सहायता ले लीजिए, क्योंकि अगर द्विघात समीकरण बनाएंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑप्शन से हल करके बनाएंगे तो आसान होगा। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। यदि एक घटना नहीं घटती तो उसकी प्रायिकता क्या होती है दोस्तों। अगर एक को घटना ना घटे तो प्रायिकता उसका शून्य होगा, कितना शून्य होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, संख्याओं का योग बताइए। देखिए दो संख्या का अंतर दिया गया है, a माइनस बी का मान कितना दिया गया है 2 दिया है, और उनके संख्याओं के वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 28 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नियम लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी आएगा बराबर कितना 28। a माइनस बी के स्थान पर कितना 2 रख देंगे, क्योंकि a माइनस बी का मान कितना है 2 है, तो a प्लस बी गुणे 2 बराबर कितना 28। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 14 दूनी 28, तो a प्लस बी दोनों संख्याओं का योग कितना है a प्लस बी, उसका मान कितना आ गया 14 आ गया, तो 14 इसका राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। पंद्रह 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। देखिए भाई 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम बराबर कितना होता है 1 ग्राम होता है, ठीक। तो 1589 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। उसको ग्राम में बदलना है, ठीक है। तो 1589 बटे 1000 कर देंगे, ठीक है। ये किस में बदल गया ग्राम में बदल गया, ठीक है भाई। चलिए भाग देंगे तो 0.3 स्थान पर लग जाएगा, 0 कितने स्थान पर 3 स्थान पर लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा कितना 1.589 आएगा, ठीक है 589। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन दोस्तों, एक ऑप्शन छूट गया यहाँ पर, चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन यही था 1.589, ठीक, यही इसका सही जवाब होगा। बात क्लियर है, हाँ जी। लगाएंगे इस सवाल को, इस सवाल को बनाइए दोस्तों। 12वां नंबर औसत वाले प्रश्न है, बल्लेबाजी वाला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सवाल है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 2 की वृद्धि होती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, 11वीं पारी तक उसने 11वीं पारी तक मैच खेला है, 11वीं पारी तक मैच खेला है, और औसत की जो ही 12वीं पारी में
12वीं पारी में 63 रन बनाता है तो उसमें औसत में क्या होती है, 2 की वृद्धि आती है। तो 11 पारी तक 2 की वृद्धि होगा तो 11 पारी तक कितना रन उसका वृद्धि हुआ, तो 11 दूना 22 रनों का वृद्धि हो गया 11 पारी तक। ठीक है, तो 63 में से आप घटा दीजिए 22, तो कितना बचेगा यहाँ पर 41। तो 41 क्या है, यही जो है 12वीं पारी के बाद जो उसका औसत आएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 दोस्तों, यहाँ पर 41 नहीं है, 41 इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। लगाइए। चलिए, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तो इनका योग क्या हो जाएगा, आयु का योग कितना होगा बताइए। 7 गुणे 20, 7 दूनी 14, 140 यहाँ पर आ जाएगा। पहले 6 लड़कों की औसत आयु कितना है 19.5, तो इनका योग क्या हो जाएगा 6 गुणे 19 दूना 38, 39 बट्टे में कितना 2 से काटेंगे 2 3 6, गुना करेंगे यहाँ पर तो 3 9 27, 2 3 3 9 2 11, 117 आ जाएगा। और पूछा गया है 7वें लड़के की आयु, तो इसमें से 7वें लड़के की आयु निकालना है तो घटा दीजिए यहाँ से। 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, यानी जो 7वां लड़का है उसकी जो आयु है 23 वर्ष है। कितना वर्ष है 23 वर्ष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14वां है, इसको बनाइए। श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी भाई, अगली संख्या 5 पच्चे 25, पंजे 125, पंजे 625, तो अगली संख्या कितना आएगा 625 आएगा। 625, 5 का गुना किया जा रहा है हर बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा, लेकिन अभी एक प्रश्न आप लोगों के लिए भी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए भाई, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम प्रारंभ करता है और दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। भाई 2 बंदे हैं, एक बंदा यहाँ पर ए है, ठीक, ए जो है ए कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल कार्य क्या है इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा। 10 3 30, 15 दूना 30, यानी ए की क्षमता कितनी है तो 3, बी की क्षमता क्या है 2 है। अब बताइए भाई, एक दिन करता है ए, शुरुआत करता है ए, 3 काम किया, अगले दिन गया दूसरे दिन बी किया 2 काम किया, यानी 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए 2 दिन हो गए। कितने काम हुए भाई 3 2 5 काम हुआ है। हमें काम कितना है करना है 30 काम, तो हमें इसको 30 बनाना है। 30 बनाने के लिए 5 6 का 30, 6 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, ठीक, तो 6 दूनी 12 दिन, तो 12 दिन का समय लगेगा 30 काम को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अब देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपके सभी कमेंट पढ़कर आपके आंसर देता हूं। बाकी दोस्तों सेट ऐसे रेगुलर चलते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस के बिना हर चीज़ अधूरी है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने बड़े ध्यान से बड़े धैर्य से सुना है, देखा है, और आप लोगों का जो प्यार सपोर्ट सहयोग मिल रहा है इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि यही आपका प्यार आगे तक भी मिलता रहेगा। चलिए, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।